नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ऑब एक ऐसा टूल है जो हमें समझने में मदद करता है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे क्यों बिहेव करते हैं जैसे वो करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के एक्शंस और रिएक्शंस का स्टडी करना। अब सवाल आता है, क्या लोग ऑफिस में घर जैसे बिहेव करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अलग होता है, रूल्स अलग होते हैं, टारगेट्स होते हैं, प्रेशर होता है और इसी वजह से लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। चलिए समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां टू या उससे ज्यादा लोग मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करते हैं, जैसे कंपनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई क्लब। और बिहेवियर का मतलब होता है इंसान के एक्शंस और रिएक्शंस। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो वो खुश होता है, ये उसका बिहेवियर है। अगर काम का प्रेशर ज्यादा हो तो स्ट्रेस फील होता है, ये भी बिहेवियर है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे काम करते हैं। अब सवाल है, हमें ओबी पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि अगर हम ये समझ जाए कि लोग का बिहेवियर क्यों और कैसे चेंज होता है तो हम ऐसे मेथड्स डेवलप कर सकते हैं जिसे एम्प्लॉयज ज्यादा एफिशिएंटली, पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली काम करें। ओबी की स्टडी हमें बताती है, लोग मोटिवेट कब होते हैं, लोग स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, टीम का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होता है और कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस नॉलेज के थ्रू हम लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशंस और उसकी मेन फीचर्स के बारे में। डेविस और न्यूस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे एक्ट करते हैं, इस नॉलेज का स्टडी और उसका प्रैक्टिकल यूज। फ्रेड लूथन्स कहता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मेन एम है ह्यूमन बिहेवियर को समझना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। जॉन न्यूस्ट्रॉम और कीथ डेविस के अकॉर्डिंग अब एक ऐसी स्टडी है जो ये समझने की कोशिश करती है कि लोग इंडिविजुअली और ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं और कैसे वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। दूरबीन कहता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है लोगों के बिहेवियर को समझने का, क्योंकि लोग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाई जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के एक्शंस और रिएक्शंस का सिस्टमैटिक स्टडी ताकि उनके इंटरैक्शन को समझकर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंप्रूव की जा सके। सिंपल वर्ड्स में ओबी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी जिसे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ सके। अब चलिए समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मेन फीचर्स या नेचर। फीचर नंबर 1, ऑब एक सिस्टमैटिक स्टडी है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ अंदाजा लगाने पर डिपेंड नहीं करता बल्कि साइंटिफिक मेथड्स का उसे करता है। फीचर नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑब। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेनली 4 चीजों का स्टडी करता है। पहला, इंडिविजुअल बिहेवियर, जैसे एम्प्लॉय की पर्सनालिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन।
दूसरा ग्रुप बिहेवियर, जैसे टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायरार्की और वर्क डिजाइन। और चौथा एनवायरनमेंट, जैसे वर्क कल्चर, वर्किंग कंडीशंस और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स को शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझते हैं। फीचर नंबर 3, ओबी इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि ओबी सिर्फ थ्योरी नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल यूज के लिए होता है। इसे हम रियल वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, जैसे मोटिवेशन टेक्निक्स यूज करके एम्प्लॉय एफिशिएंसी बढ़ाना। फीचर नंबर 4, ओबी इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। इसका मेन फोकस होता है वर्क परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना ताकि वो फास्ट और इफेक्टिवली काम करें। फीचर नंबर 5, ओबी इज मल्टीडिसिप्लिनरी। अब कई सब्जेक्ट्स का नॉलेज यूज करता है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी। एग्जाम्पल के लिए साइकोलॉजी का उसे करके एम्प्लॉय मोटिवेशन और इमोशंस समझना। फीचर नंबर 6, ओबी इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ओबी मैनेजर्स को लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना सिखाता है, ताकि वो एम्प्लॉयज के इमोशंस और सिचुएशंस को समझकर डिसीजंस लें। फीचर नंबर 7, ओबी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओबी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसका उसे करके मैनेजर्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करते हैं, स्टाफ को मोटिवेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करते हैं। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें ये सिखाता है कि लोगों को कैसे समझे, कैसे गाइड करें और कैसे उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन सके। फीचर नंबर 8, ओबी इज चेंज ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, वैसे वैसे ऑब के मेथड्स भी चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यू जनरेशन एम्प्लॉयज के लिए नए मोटिवेशन टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। फीचर नंबर 9, ओबी एक्सप्लेन्स, प्रेडिक्ट्स और कंट्रोल्स बिहेवियर। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, यानी बिहेवियर क्यों होता है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो रीजन हो सकता है लो सैलरी या वर्क प्रेशर। दूसरा प्रेडिक्शन, यानी फ्यूचर बिहेवियर का अंदाजा लगाना। जैसे अगर वर्कर्स अनहैप्पी है तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो जॉब छोड़ सकते हैं। तीसरा कंट्रोल, यानी अनवांटेड बिहेवियर को मैनेज करना, जैसे रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स का यूज करके एब्सेंटीज्म कम करना। फीचर नंबर 10, ओबी इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बिहेवियर ओनली। ओबी सिर्फ लोगों के बिहेवियर का स्टडी नहीं करता, बल्कि जॉब डिजाइन, टेक्नोलॉजी, वर्क एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का भी एनालिसिस करता है। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस लेआउट का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट होता है, इसका स्टडी। फीचर नंबर 11, ओबी इज अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेनली 1950 के बाद डेवलप हुआ और आज मॉडर्न मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसी वजह से आज के मैनेजमेंट स्टडीज में ऑब पर स्पेशल फोकस दिया जाता है। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें चेंज के साथ अडैप्ट करना, बिहेवियर को समझना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना सिखाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों का डेवलपमेंट हो। फीचर नंबर 12, 3 लेवल्स ऑफ ओबी स्टडी। ओबी को 3 लेवल्स पर स्टडी किया जाता है। पहला इंडिविजुअल लेवल, जिसमें पर्सन का एटीट्यूड और मोटिवेशन देखा जाता है। दूसरा ग्रुप लेवल, जिसमें टीम बिहेवियर और टीम वर्क का स्टडी होता है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल,
जिसमें स्ट्रक्चर और कल्चर एनालाइज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहले एक एम्प्लॉय का बिहेवियर, फिर टीम का और फिर पूरी कंपनी का स्टडी। फीचर नंबर 13, ओबी इज अ नॉर्मेटिव साइंस। इसका मतलब है कि ओबी आइडियल और बेस्ट बिहेवियर सजेस्ट करता है, जैसे ऑनेस्टी, टीम वर्क और डिसिप्लिन को एनकरेज करना। फीचर नंबर 14, ओबी इज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ओबी मानता है कि हर इंसान के अंदर ग्रेट पोटेंशियल होता है, इसलिए एम्प्लॉयीज को ट्रेनिंग के थ्रू उनके हिडन स्किल्स डेवलप करने का मौका दिया जाता है। फीचर नंबर 15, ओबी इज बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट का स्टडी करता है, और आर्ट क्योंकि इसमें लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके लोगों को मैनेज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए डेटा के साथ लीडरशिप स्किल्स यूज करके स्टाफ को मोटिवेट करना। फीचर नंबर 16, ओबी हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ओबी सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर मैनेज करने के लिए ऑब टेक्निक्स यूज करते हैं। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें लोगों को समझने, गाइड करने और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाने का पावरफुल टूल देता है, जो हर फील्ड में यूजफुल है। वेरी शॉर्ट समरी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, ताकि परफॉर्मेंस, सैटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। अब चलिए समझते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी वो फैक्टर्स जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेनली 5 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट होता है। हर इंसान अलग होता है, किसी की पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, लर्निंग एबिलिटी और वैल्यूज अलग होती है। इसलिए लोगों का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, जो उनकी परफॉर्मेंस, जॉब सैटिस्फैक्शन और इंटरैक्शन को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एम्प्लॉयीज पैसे से मोटिवेट होते हैं, जबकि कुछ रिकॉग्निशन, प्रमोशन या अप्रिशिएशन से ज्यादा मोटिवेट होते हैं। दूसरा, ग्रुप। जब 2 या ज्यादा लोग मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बिहेवियर पर ग्रुप नॉर्म्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ग्रुप कोहेजन और इंटरपर्सोनल रिलेशंस का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ओबी स्टडी करता है कि लोग ग्रुप्स के अंदर कैसे बिहेव करते हैं और ग्रुप डायनामिक्स परफॉर्मेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल के लिए कोई एम्प्लॉय अकेला काम करते वक्त स्लो हो सकता है, लेकिन टीम में पीयर मोटिवेशन और कोऑपरेशन के वजह से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इन शॉर्ट, ओबी हमें इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर दोनों को समझने में मदद करता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। थर्ड, जॉब और टेक्नोलॉजी। जॉब का मतलब होता है किस टाइप का काम असाइन किया गया है, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टूल्स, मशीन्स और वर्किंग मेथड्स। जॉब डिजाइन, वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉय के बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी स्पीड, एफिशिएंसी, सेफ्टी और स्ट्रेस लेवल्स पर भी इम्पैक्ट डालती है। अगर जॉब डिजाइन प्रॉपर हो और टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो तो एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो एम्प्लॉयीज मॉडर्न सॉफ्टवेयर और कंफर्टेबल इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो आउटडेटेड सिस्टम्स यूज करने वालों से ज्यादा सैटिस्फाइड और प्रोडक्टिव होते हैं। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन या स्ट्रक्चर। इसमें इंक्लूड होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हायरार्की, रिपोर्टिंग सिस्टम, रूल्स, प्रोसीजर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्लियर और वेल डिजाइंड हो तो कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन और क्लैरिटी बेटर होती है, जिसका डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, क्लियर रिपोर्टिंग सिस्टम कंफ्यूजन, रोल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस को कम करता है। फिफ्थ, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ये सब एम्प्लॉय के एटीट्यूड, मोटिवेशन और जॉब परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हाई इन्फ्लेशन और जॉब इनसिक्योरिटी एम्प्लॉय के स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, जिसे वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। इन शॉर्ट, जॉब, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट ये सब मिलकर एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप करते हैं और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टडी बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम समझते हैं मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का रिलेशन और साथ ही ह्यूमन रिलेशंस और ओबी के बीच का कनेक्शन। सबसे पहले, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव किए जा सकें। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ओबी। ओबी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी, जिसे वर्क इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट और ओबी। मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज, और अब मैनेजर्स को एम्प्लॉय बिहेवियर समझने में मदद करता है। इसे मैनेजर्स एम्प्लॉयज को बेटर मोटिवेट कर पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व कर पाते हैं, टीम वर्क बिल्ड करते हैं और ओवरऑल इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। इसलिए कहा जाता है कि ओबी मैनेजमेंट का एक सपोर्टिंग डिसिप्लिन है। एग्जाम्पल के लिए, मैनेजर ओबी प्रिंसिपल्स यूज करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करता है और टीम स्पिरिट डेवलप करता है। अब चलिए समझते हैं ह्यूमन रिलेशंस या एचआर और ऑब के बीच का रिलेशन। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब होता है लोगों को रिस्पेक्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग के साथ मैनेज करना, ताकि एम्प्लॉयज सैटिस्फाइड, मोटिवेटेड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करें। एचआर मेनली फोकस करता है एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, मोरल और इमोशनल वेलबीइंग पर। ओबी का फोकस होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर, जिसे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेटर हो। सिमिलैरिटीज बिटवीन एचआर और ओबी। दोनों ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। दोनों का एम होता है प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन बढ़ाना, और दोनों मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशंस पर फोकस करते हैं। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये तीनों मिलकर एक हेल्थी, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। समझते हैं ह्यूमन रिलेशंस या एचआर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ओबी के बीच के में डिफरेंसेस। नेचर के बेसिस पर ओबी साइंस है क्योंकि ये बिहेवियर का सिस्टमैटिक स्टडी और एनालिसिस करता है, जबकि एचआर आर्ट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल मोटिवेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करता है। फोकस के बेसिस पर ओबी का फोकस होता है बिहेवियर को स्टडी और एनालाइज करना, जबकि एचआर का फोकस होता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और उनके रिलेशंस इंप्रूव करना। रोल के बेसिस पर ओबी का रोल होता है डायग्नोसिस यानी प्रॉब्लम की रूट कॉज ढूंढना, और एचआर का रोल होता है ट्रीटमेंट यानी सल्यूशन प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के तौर पर, ओबी डिसैटिस्फैक्शन के रीजंस फाइंड करता है,
और HR सैटिस्फैक्शन इंप्रूव करने के स्टेप्स लेता है। इसको पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। OB पैथोलॉजिस्ट जैसा है जो प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है, और HR डॉक्टर जैसा है जो उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करता है। अब बात करते हैं बेसिक अजम्पशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी नेचर ऑफ पीपल। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंसान यूनिक होता है पर्सनालिटी, नीड्स, एटीट्यूड और मोटिवेशन में। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग टीम वर्क पसंद करते हैं जबकि कुछ इंडिपेंडेंट वर्क। सेकंड, होल पर्सन कॉन्सेप्ट। एम्प्लॉयज सिर्फ वर्कर नहीं होते बल्कि अपने इमोशंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, बिलीफ्स और वैल्यूज के साथ वर्क प्लेस पार आते हैं। इसलिए पर्सनल स्ट्रेस जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। थर्ड, नो बिहेवियर इज रैंडम। कोई भी बिहेवियर बिना रीजन के नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय रेजिस्टेंस का रीजन अनफेयर पॉलिसीज हो सकती है। फोर्थ, डिजायर फॉर पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल के लिए सजेशन स्कीम्स एम्प्लॉय कमिटमेंट को बढ़ाती है। इन शॉर्ट, OB ये मानता है कि हर इंसान अलग है, उसके इमोशंस इंपॉर्टेंट है, हर बिहेवियर के पीछे रीजन होता है और लोग पार्टिसिपेशन चाहते हैं। फिफ्थ अजम्पशन, एम्प्लॉयज आर नॉट मशीन्स। एम्प्लॉयज मशीन्स नहीं होते। उन्हें रिस्पेक्ट, डिग्निटी और रिकॉग्निशन चाहिए होती है। अगर एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए तो उनकी लॉयल्टी और मोरल दोनों बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिस्पेक्टफुल बिहेवियर एम्प्लॉय कमिटमेंट को इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। पहला, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग और मशीन्स का ग्रुप नहीं होता बल्कि इंटर रिलेटेड लॉग ऑन का सोशल सिस्टम होता है जो मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। दूसरा, म्यूचुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एम्प्लॉयज को सैलरी और सिक्योरिटी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज की मेहनत और स्किल्स। अब चलिए समझते हैं डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कई सोशल साइंसेस का नॉलेज यूज करता है ताकि ह्यूमन बिहेवियर को समझा, प्रिडिक्ट और कंट्रोल किया जा सके। साइकोलॉजी OB की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। साइकोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का साइंटिफिक स्टडी। साइकोलॉजी मेनली इंडिविजुअल लेवल पर OB को समझने में हेल्प करती है। इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, परसेप्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सैटिस्फैक्शन और डिसीजन मेकिंग। इन शॉर्ट, साइकोलॉजी हमें एम्प्लॉय के माइंड को समझने का पावरफुल टूल देती है जिसे बेटर मैनेजमेंट और हायर परफॉर्मेंस पॉसिबल होती है। साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने में मदद करता है। साइकोलॉजी OB को कंट्रीब्यूट करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे एरियाज में। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू मैनेजर्स एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉयज के मेंटल प्रेशर को कम किया जाता है ताकि वो बेटर फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें। रोल इन OB। साइकोलॉजी मैनेजर्स को ये समझने में मदद करती है कि लोग अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, उन्हें क्या मोटिवेट करता है और उन्हें कैसे ट्रेन किया जा सकता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। एग्जाम्पल के लिए
मोटिवेशन थ्योरीज को समझकर मैनेजर्स इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हैं, जिसे एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इन शॉर्ट, साइकोलॉजी आपको साइंटिफिक और प्रैक्टिकल दोनों बनाता है, जिसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी का रोल। सबसे पहले सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है ग्रुप बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप्स का स्टडी। ये मेनली ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एनालिसिस में हेल्प करता है। सोशियोलॉजी के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशन, पावर और अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंटर ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। रोल इन ऑब। सोशियोलॉजी मैनेजर्स को टीम बिहेवियर, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और वर्क प्लेस सोशल इंटरैक्शन समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, ग्रुप डायनामिक्स का स्टडी करके मैनेजर्स टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी की। सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, जो ये स्टडी करता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरों से कैसे इन्फ्लुएंस होता है और वो दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसेस और ग्रुप डिसीजन मेकिंग। रोल इन ओबी। सोशल साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेज करने, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने और एम्प्लॉय एटीट्यूड्स शेप करने में हेल्प करती है। इन शॉर्ट, सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी दोनों टीम वर्क, कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज का यूज करके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के दौरान एम्प्लॉय रेजिस्टेंस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब चलिए समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एंथ्रोपोलॉजी का रोल। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ्स और सोशल सिस्टम्स का स्टडी। इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, कंपैरेटिव वैल्यूज, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस और कंपैरेटिव एटीट्यूड्स। रोल इन ओबी। एंथ्रोपोलॉजी मैनेजर्स को ये समझने में मदद करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और सोशल वैल्यूज एम्प्लॉय बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज कल्चरल स्टडीज का यूज करती है ताकि डिफरेंट कंट्रीज के एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर, अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स का स्टडी करता है। इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है पावर, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, इंटरऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स और जॉइंट वेंचर्स। रोल इन ओबी। पॉलिटिकल साइंस मैनेजर्स को पावर स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और नेगोशिएशन को समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, प्रमोशंस और ट्रांसफर्स के दौरान इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रॉपरली मैनेज करना। इन शॉर्ट, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों डिसिप्लिन्स मैनेजर्स को लोगों के बिहेवियर को डीप लेवल पर समझने और इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करती है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ, बैलेंस्ड और सक्सेसफुल बन सकती है। अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी वो स्टेप्स जिनसे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अचीव की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्रोसेस 6 इंपॉर्टेंट स्टेजेस पर बेस्ड होता है। पहला स्टेज होता है बिहेवियर एनालिसिस। इस स्टेज पर एम्प्लॉयज के बिहेवियर का डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है ताकि उनकी नीड्स, प्रॉब्लम्स और वर्किंग स्टाइल को समझा जा सके।
ये एनालिसिस दो लेवल्स पार होता है, इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप लेवल। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल। इसमें एम्प्लॉय के एटीट्यूड, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, लर्निंग एबिलिटी और पर्सनालिटी का स्टडी किया जाता है। इसे ये समझने में मदद मिलती है कि एम्प्लॉय काम को कैसे देखता है, यूज क्या मोटिवेट करता है और वो अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड है। दूसरा, ग्रुप लेवल। इसमें ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप का एनालिसिस होता है। यानी ये देखा जाता है कि टीम के मेंबर्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसी है और लीडर टीम को कैसे गाइड करता है। इन शॉर्ट, बिहेवियर एनालिसिस स्टेज पार इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर दोनों को समझकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, जिसे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। बिहेवियर एनालिसिस के बाद ओबी प्रोसेस का सेकेंड स्टेज होता है, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। इस स्टेज पर मैनेजर्स एम्प्लॉय के बिहेवियर के पीछे के रियल रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एम्प्लॉय लो परफॉर्मेंस दिखाता है तो लो सैलरी, ज्यादा वर्क प्रेशर या फैमिली प्रॉब्लम्स जैसे कॉजेज एनालाइज किए जाते हैं। थर्ड स्टेज होता है प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। इसमें मैनेजर्स पास्ट बिहेवियर के बेसिस पर फ्यूचर बिहेवियर का अंदाजा लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो मैनेजर्स एब्सेंटीज्म या टर्नओवर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज होता है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। इस स्टेज पर कोरेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि नेगेटिव बिहेवियर कम हो और पॉजिटिव बिहेवियर प्रमोट हो। एग्जाम्पल के लिए, काउंसलिंग, ट्रेनिंग और मोटिवेशन के थ्रू एम्प्लॉय स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाता है। फिफ्थ स्टेज होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इस स्टेज पर इवैल्यूएट किया जाता है कि ऑब प्रैक्टिसेस से परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और सैटिस्फैक्शन इंप्रूव हुई या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, ये चेक करना कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं। सिक्स्थ और लास्ट स्टेज होता है फीडबैक। फीडबैक में एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जाता है और इसी फीडबैक के बेसिस पर ऑब प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, एम्प्लॉय अप्रेजल फीडबैक का यूज करके एचआर पॉलिसीज और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को रिवाइज किया जाता है। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्रोसेस एनालिसिस से स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन और कंट्रोल से गुजरता है, इफेक्टिवनेस चेक करता है और फीडबैक के साथ एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता रहता है। अब हम समझते हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी ओबी किस किस एरिया को कवर करता है। डिफरेंट स्कॉलर्स ने ओबी के स्कोप को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन सब इस बात पर अग्री करते हैं कि ओबी इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स तीनों को कवर करता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप इंक्लूड करता है मोटिवेशन, लीडरशिप और पावर, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसेस, लर्निंग एटीट्यूड डेवलपमेंट, परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रेस, जॉब डिजाइन और कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि ओबी एम्प्लॉई मोटिवेशन से लेकर स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तक सब कवर करता है। फ्रेड लूथन्स के अकॉर्डिंग ओबी का स्कोप और भी वाइड है। इसमें इंक्लूड होता है परसेप्शन, एटीट्यूड और जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पावर और पॉलिटिक्स, इंटरपर्सनल बिहेवियर, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस, लर्निंग, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यानी अब एम्प्लॉई के माइंड से लेकर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट तक का स्टडी करता है। कीथ डेविस के अकॉर्डिंग ओबी का स्कोप में आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन,
लीडरशिप और सुपरविजन, टेक्नोलॉजी, ग्रुप डायनामिक्स, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, लेबर यूनियंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इंसेंटिव प्लान्स। इसका मतलब है कि ओबी ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन सबको कवर करता है। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप बहुत ब्रॉड है, जो इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को डिटेल में स्टडी करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉई सैटिस्फैक्शन इंप्रूव हो सके। अब हम समझते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी ओबी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कौन कौन से अप्रोचेज ने इसको शेप किया। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कई सालों की रिसर्च और एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। शुरुआत में मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्लानिंग पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। इस दौरान मेनली 3 क्लासिकल अप्रोचेस डेवलप हुई। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इन अप्रोचेस का फोकस था एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रक्चर, लेकिन एम्प्लॉयज के इमोशंस, मोटिवेशन और बिहेवियर पर कम ध्यान दिया गया। टर्निंग पॉइंट, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। ये सोच टैब बदली जब एल्टन मायो और उनकी टीम ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि सिर्फ रूल्स और स्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि एम्प्लॉयज के इमोशंस, अटेंशन और सोशल नीड्स से भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। यही से ह्यूमन रिलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट को 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट में डिवाइड किया जाता है। ए. क्लासिकल अप्रोचेस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इनका फोकस था प्रोडक्शन, एफिशिएंसी और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स पर। यह माना जाता था कि एम्प्लॉयज मेनली पैसों से मोटिवेट होते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर माना जाता है। टेलर ने कहा कि काम को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके बेस्ट मेथड डेवलप किया जा सकता है, जिसे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उनका मानना था कि हर काम का एक बेस्ट साइंटिफिक तरीका होता है। टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडीज के थ्रू ये देखा कि वर्कर्स अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स, ट्रेनिंग और प्रॉपर प्लानिंग पर जोर दिया। उनकी फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ट्रेडिशनल तरीके छोड़कर साइंटिफिक एनालिसिस के बेस पर मैनेजमेंट करना। स्कूल्स ऑफ थॉट समरी। ए. क्लासिकल अप्रोचेस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। बी. न्योक्लासिकल अप्रोचेस, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। सी. मॉडर्न अप्रोचेस, सिस्टम अप्रोच, कॉन्टिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना, ना कि सिर्फ पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करना। इस कॉन्सेप्ट को एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका मानना था कि हर काम को पहले एनालाइज करना चाहिए, फिर उसका बेस्ट पॉसिबल मेथड निकलना चाहिए, जिसे मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिले। टेलर के अकॉर्डिंग बिना प्लानिंग के काम स्टार्ट करना गलत है। मैनेजर को पहले काम का प्रॉपर स्टडी, प्लानिंग और एनालिसिस करना चाहिए। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब।
मतलब काम अंदाजा लगाकर नहीं बल्कि साइंटिफिक मेथड से करना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। वर्कर्स को राइट जॉब के लिए साइंटिफिकली सिलेक्ट और ट्रेन करना चाहिए। कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। लेबर और मैनेजमेंट को मिलकर टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। टेलर ने आईएससी मेंटल रेवोल्यूशन कहा। मैक्सिमम आउटपुट। सबको मिलकर मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए एफर्ट करना चाहिए। इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्लानिंग करे और वर्कर्स एग्जीक्यूशन। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइडेड हो। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें वर्क स्टडी आती है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं। मेथड स्टडी, बेस्ट मेथड ढूंढना। मोशन स्टडी, अननेसेसरी मूवमेंट्स हटाना। टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना। फटीग स्टडी, प्रॉपर रेस्ट देना। कंक्लूजन। साइंटिफिक मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, वर्कर्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इजीली अचीव होते हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स की। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। इसका मतलब होता है काम शुरू करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना। जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना है। टेलर ने सजेस्ट किया कि इसके लिए सेपरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि काम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्शन बिना किसी बायस के साइंटिफिक टेस्ट्स और एनालिसिस के बेसिस पार होना चाहिए। इसके बाद वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है हर चीज के स्टैंडर्ड्स सेट करना, जैसे वर्क क्वांटिटी, रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स और वर्किंग कंडीशंस। इससे क्वालिटी मेंटेन होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिफरेंशियल वेज सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर वेजेस का पेमेंट काम के बेसिस पार होता है, टाइम के बेसिस पार नहीं। जो वर्कर्स स्टैंडर्ड वर्क कंप्लीट कर लेते हैं उनको हाई वेज रेट मिलता है और जो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाते उनको लो वेज रेट दिया जाता है। इसका मेन एम होता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें स्पेशलाइजेशन पर फोकस होता है। काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट एक एक्सपर्ट को असाइन किया जाता है, जिससे एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होती है। मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के माइंडसेट में पॉजिटिव चेंज। कॉन्फ्लिक्ट के बजाय कोऑपरेशन पर फोकस ताकि प्रोडक्शन और प्रॉफिट्स दोनों इंक्रीज हो सके। कंक्लूजन। साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्लानिंग बेटर होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्कर्स मोटिवेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फास्ट ग्रोथ करती है। फ्रैंक लिलियन गिलब्रेथ। फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ ने मोशन स्टडी और टाइम स्टडी पर फोकस किया। मोशन स्टडी का मतलब होता है काम के दौरान होने वाली मूवमेंट्स का एनालिसिस ताकि अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करके एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि एक मेसन एक ब्रिक लगाने में 18 मोशंस करता था, लेकिन अननेसेसरी मूवमेंट्स हटाकर सिर्फ 5 या कभी 2 मोशंस में काम हो सकता है। लिलियन गिलब्रेथ ने फटीग और साइकोलॉजी के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसे पता चला कि प्रॉपर रेस्ट और वर्किंग कंडीशंस से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। हेनरी एल गैंट। हेनरी गैंट ने टास्क एंड बोनस प्लान दिया। इस प्लान के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड वर्क फिक्स होता है और जो वर्कर्स स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है।
इसका मेन एम था एफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेट करना। उन्होंने गैंट चार्ट भी डेवलप किया जिसमें वर्कर्स की परफॉर्मेंस डिस्प्ले होती थी। हैरिंगटन इमर्सन इमर्सन ने 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी दिए और इमर्सन एफिशिएंसी प्लान डेवलप किया। इसमें मिनिमम वेजेस गारंटी होती है और एफिशिएंट वर्कर्स को बोनस मिलता है। उन्होंने लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया जिसमें एक्सपर्ट्स वर्कर्स को गाइडेंस देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच हेनरी फायोल ने दिया जिसे प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है, वैसे हाई हेनरी फायोल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। फायोल ने कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट एक स्पेशल एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन, सेल्स या अकाउंटिंग से अलग होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरीके से परफॉर्म होती है। इसे दो बातें क्लियर होती है। मैनेजमेंट एक सेपरेट एक्टिविटी है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू होती है। फायोल ने बिजनेस एक्टिविटीज को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल एक्टिविटीज। मैनेजरियल एक्टिविटीज के में फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग और कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ये प्रिंसिपल्स इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का प्रॉपर बंटवारा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। डिसिप्लिन, रूल्स का प्रॉपर फॉलो होना। यूनिटी ऑफ कमांड, एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेम ऑब्जेक्टिव के लिए सेम डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर। फेयर रिम्यूनरेशन, फेयर सैलरी और इंसेंटिव्स। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग का लेवल डिसाइड करना। स्कॉलर चेन, प्रॉपर अथॉरिटी चेन फॉलो करना। ऑर्डर, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। इक्विटी, फेयरनेस और जस्टिस। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज को आइडियाज देने का मौका। एस्पिरिट दे कोर्प्स, टीम स्पिरिट मेंटेन करना। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर की। इसके मेन फीचर्स है डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल रूल्स, impersonal relations, promotion based on merit, merits, discipline, specialization, efficiency और stability, demerits, red tapeism, paperwork, rigidity और delay। अब आता है न्यू क्लासिकल अप्रोच। इस अप्रोच का मेन फोकस है ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर पर। इसमें माना जाता है कि एम्प्लॉयज सिर्फ मशीन्स नहीं होते बल्कि फीलिंग्स, इमोशंस और सोशल नीड्स रखते हैं। यह अप्रोच मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और जॉब सैटिस्फैक्शन पर ज्यादा स्ट्रेस देता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की। टेलर और फायोल के अप्रोचेस प्रोडक्शन और स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करते थे लेकिन ह्यूमन साइड को इग्नोर कर देते थे। इसी वजह से वर्क प्लेस हार्मनी और प्रोडक्टिविटी फुली अचीव नहीं हो पाई। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एल्टन मायो ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जो 1927 से 1932 के बीच वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट में हुए। इन एक्सपेरिमेंट्स का मेन कंक्लूजन था कि प्रोडक्शन सिर्फ फिजिकल वर्किंग कंडीशंस से नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल फैक्टर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। मायो ने बताया कि एम्प्लॉयज सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि सोशल बीइंग्स होते हैं जिनके पास फीलिंग्स, इमोशंस और सोशल नीड्स होती है। मेन फाइंडिंग्स,
इनफॉर्मल ग्रुप्स प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ज्यादा इफेक्टिव होती है। नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स जैसे अप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट मोटिवेशन बढ़ते हैं। वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। इन शॉर्ट, सैटिस्फाइड एम्प्लॉई हायर प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच की। इस अप्रोच का फोकस है ह्यूमन साइकोलॉजी, मोटिवेशन और लीडरशिप पर। यहां 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती है। एक मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें 5 नीड्स होती है। फिजियोलॉजिकल, फूड, सैलरी; सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी; सोशल, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस; एस्टीम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन; सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट। 2. हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। हाइजीन फैक्टर्स, डिसैटिस्फायर्स; सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसी; मोटिवेटर्स, सैटिस्फायर्स; अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ। हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग सैलरी डिसैटिस्फैक्शन को कम करती है, पर रियल मोटिवेशन अचीवमेंट और रिकॉग्निशन से आता है। अब हम बात करते हैं डगलस मैक्ग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की। थ्योरी एक्स, ट्रेडिशनल व्यू। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज नेचुरली लेजी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और सिर्फ सैलरी और सिक्योरिटी से मोटिवेट होते हैं। इसलिए मैनेजर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल, थ्रेट और पनिशमेंट का यूज करते हैं। थ्योरी वाई, मॉडर्न व्यू। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अगर उन्हें फ्रीडम, ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन मिले तो वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। कंक्लूजन, थ्योरी वाई ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मोटिवेशन बढ़ता है। अब बात करते हैं रॉबर्ट टैननबॉम के कंटिन्यूअम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर की। इस थ्योरी कहता है कि कोई एक लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट नहीं होता। लीडरशिप लीडर सेंटर्ड से एम्प्लॉय सेंटर्ड तक वेरी करती है। इसमें 7 लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। ऑटोक्रेटिक से लेकर फ्री रेन लीडरशिप तक। जैसे जैसे एम्प्लॉयज की फ्रीडम बढ़ती है, वैसे वैसे लीडर का कंट्रोल कम होता जाता है। बेस्ट लीडर वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से स्टाइल चेंज करे। अब आते हैं रेंसिस लाइकर्ट के टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स पर। लाइकर्ट ने 4 मैनेजमेंट सिस्टम्स बताए जिनको उन्होंने परफॉर्मेंस के बेसिस पर कंपेयर किया। परफॉर्मेंस फैक्टर्स: प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीज्म, लेबर टर्नओवर, क्वालिटी कंट्रोल और वेस्टेज। 4 सिस्टम्स: एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव, वर्स्ट रिजल्ट्स; बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव, मिक्स्ड रिजल्ट्स; कंसल्टेटिव, मॉडरेटली गुड; पार्टिसिपेटिव, बेस्ट रिजल्ट्स। फाइनल कंक्लूजन: पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें हाई प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी, लो एब्सेंटीज्म, लो टर्नओवर और मिनिमम वेस्टेज होता है। लाइकर्ट ने सजेस्ट किया कि मैनेजर्स को लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो पार्टिसिपेटिव स्टाइल अडॉप्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर साइंस अप्रोच के सजेशंस की। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट बढ़े। एम्प्लॉयज को ह्यूमन तरीके से ट्रीट करना चाहिए, सिर्फ मशीन्स की तरह नहीं। मैनेजर्स को एम्प्लॉयज के हिडन टैलेंट्स डेवलप करने चाहिए। हेल्थी और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। इम्पोज्ड डिसिप्लिन की जगह सेल्फ डिसिप्लिन प्रमोट करना चाहिए। इन सबका मेन एम है एम्प्लॉई मोटिवेशन, सैटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर।
मॉडर्न अप्रोच 1950 के बाद डेवलप हुआ और इसके 2 मेजर पिलर्स है। सिस्टम अप्रोच, कॉन्टिंजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच मीनिंग, सिस्टम अप्रोच कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसमें कई इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट सबसिस्टम्स होते हैं जो मिलकर कॉमन गोल्स अचीव करते हैं। डेवलप्ड बाय चेस्टर आई बर्नार्ड और हर्बर्ट ए साइमन। मेन फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम ऑफ सबसिस्टम्स होता है। सभी सबसिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक सबसिस्टम की फेलियर पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। डिसीजन मेकिंग में सभी डिपार्टमेंट्स के इम्पैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। फोकस कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन पार होता है। एग्जाम्पल, जैसे स्कूटर एक सिस्टम होता है, इंजन, गियर, व्हील्स, शाफ्ट एटसेट्रा। अगर एक पार्ट फेल हो जाए तो पूरा स्कूटर बैंड हो जाता है। वैसे हाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक डिपार्टमेंट फेल हो जाए तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होता है। मेरिट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, हायर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, होलिस्टिक थिंकिंग डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्टिंजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच की। मीनिंग, कॉन्टिंजेंसी अप्रोच कहता है कि कोई भी एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल या लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में बेस्ट नहीं होता। मैनेजर का डिसीजन सिचुएशन और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। इस अप्रोच का मेन आइडिया है, देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग। ओरिजिन, ये अप्रोच 1970 के अराउंड डेवलप हुआ। मेन फीचर्स, मैनेजरियल डिसीजंस सिचुएशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, यानी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। हर सिचुएशन के लिए एक हाई लीडरशिप स्टाइल सूटेबल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस होता है। सिचुएशनल फैक्टर्स के टाइप्स, इंटरनल फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्सटर्नल फैक्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट और लीगल पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब मैनेजर को डिसीजन लेने से पहले इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। मेरिट्स ऑफ कॉन्टिंजेंसी अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग, बेटर एडैप्टेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कॉन्टिंजेंसी अप्रोच की लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ कॉन्टिंजेंसी अप्रोच, हर सिचुएशन के सारे वेरिएबल्स एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है। यह अप्रोच एग्जैक्ट और फिक्स्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस देता है। इसलिए मैनेजर्स को एक्सपीरियंस और जजमेंट का उसे करके डिसीजन लेना पड़ता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की। एक, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ओबी मैनेजर्स को एम्प्लॉय के एटीट्यूड, इमोशंस, मोटिवेशन, पर्सनालिटी और परसेप्शन समझने में हेल्प करता है। इसे वर्क प्लेस हार्मनी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। 2, प्रिडिक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। पास्ट बिहेवियर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेस पर मैनेजर फ्यूचर रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है, जैसे प्रमोशन, ट्रांसफर या पॉलिसी चेंज पर एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स। 3, कंट्रोलिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। ओबी एब्सेंटीज्म, कॉन्फ्लिक्ट, टर्नओवर और लो प्रोडक्टिविटी जैसे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के टूल्स देता है,
जैसे मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन टेक्निक्स। 4. इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन। ओबी बताता है कि सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, रिकॉग्निशन और लीडरशिप जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसे एम्प्लॉय लॉयल्टी और कमिटमेंट बढ़ता है। 5. एनहांसिंग परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी। मोटिवेशन थ्योरीज और ट्रेनिंग टेक्निक्स के थ्रू ओबी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। 6. फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव लीडरशिप एंड टीम वर्क। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को लीडरशिप स्टाइल्स, ग्रुप डायनामिक्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस समझने में मदद करता है। इसे मैनेजर्स बेटर लीडर बैन पेट है और एम्प्लॉयीज के बीच कोऑपरेशन, ट्रस्ट और टीम वर्क को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। 7. सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है तो एम्प्लॉयीज में रेजिस्टेंस होता है। ओबी चेंज को स्मूथली मैनेज करने में हेल्प करता है, रेजिस्टेंस कम करता है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन बढ़ता है और इनोवेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। 8. इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओबी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हेल्थी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, जिसे कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और फेयरनेस बढ़ता है। इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, स्ट्राइक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पीसफुल बनता है। 9. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ओबी मैनेजर्स को एम्प्लॉयीज के स्किल्स, एबिलिटीज और पोटेंशियल समझने में मदद करता है, जिसे राइट पर्सन को राइट जॉब असाइन की जा सकती है। इसे ह्यूमन रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है और वेस्टेज कम होता है। 10. एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ओबी बेटर कोऑर्डिनेशन, हाई मोरल, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी इंश्योर करता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव होती है। बी. लिमिटेशंस क्रिटिसिज्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक डिस्क्रिप्टिव, नॉट प्रिस्क्रिप्टिव। अब ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करता है, लेकिन हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशंस या क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करता, जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 2. लैक ऑफ प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। ह्यूमन बिहेवियर इमोशंस, कल्चर, वैल्यूज और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए ओबी 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। 3rd पॉइंट है, कभी कभी ओबी ह्यूमन रिलेशंस पर ज्यादा फोकस करता है। मतलब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और रिलेशनशिप्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थोड़े इग्नोर हो जाते हैं। इसे वर्क एफिशिएंसी कम हो सकती है। 4th, ओबी के कई कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल होते हैं। उन्हें रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना मैनेजर्स के लिए चैलेंजिंग होता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल सिचुएशन में इंप्लीमेंट करना इतना इजी नहीं होता। 5th लिमिटेशन है मैनिपुलेशन का रिस्क। कुछ मैनेजर्स मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप टेक्निक्स का मिसयूज कर सकते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। 6th पॉइंट, ओबी मेनली ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर का भी इम्पैक्ट होता है। इन फैक्टर्स को इग्नोर करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 7th, ओबी कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। इकोनॉमिक रिसेशन, टेक्नोलॉजिकल फेलियर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या लीगल प्रॉब्लम्स जैसे इश्यूज को अब अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। और लास्ट पॉइंट, कल्चरल डिफरेंसेस। हर कंट्री और सोसाइटी में ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है, इसलिए ऑब प्रिंसिपल्स हर जगह सेम तरह अप्लाई नहीं किए जा सकते।
कंक्लूजन में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ह्यूमन रिलेशंस, लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, आपको दूसरे मैनेजमेंट अप्रोचेस के साथ यूज करना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी। आज के मॉडर्न एरा में रैपिड इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं। अब मैनेजर्स को हेल्प करता है इन चैलेंजेस को समझने और उन्हें ग्रोथ और सक्सेस के अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है नेशनल इकोनॉमीज का ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेशन, जिसमें फ्री ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और लेबर का इंटरनेशनल मूवमेंट शामिल होता है। ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। अब कंपनीज सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स से भी कॉम्पीट करती है। मैनेजर्स को मल्टीकल्चरल वर्कफोर्स हैंडल करनी पड़ती है, जहां एम्प्लॉयज डिफरेंट कंट्रीज और कल्चर्स से होते हैं। साथ ही उन्हें कल्चरल, लैंग्वेज और लीगल डिफरेंसेस को भी मैनेज करना पड़ता है। इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस को समझना और अडॉप्ट करना भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। कंपनीज को ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस मिलता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करने का मौका मिलता है। एम्प्लॉयज के लिए इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। एक्सपोर्ट और फॉरेन कोलैबोरेशंस के थ्रू बिजनेस ग्रोथ भी पॉसिबल होती है। दूसरा मेजर चैलेंज है कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे ओनर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी। सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। ओनर्स मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। एम्प्लॉयज हायर वेजेस और बेटर बेनिफिट्स डिमांड करते हैं। कस्टमर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लो प्राइस पर चाहते हैं। गवर्नमेंट लीगल कंप्लायंस और टैक्सेस एक्सपेक्ट करती है। सोसाइटी एथिकल बिहेवियर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड करती है। इन सब कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स को बैलेंस करना मैनेजर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यही सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर मैनेजर सक्सेसफुली बैलेंस कर ले तो स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स बिल्ड हो सकते हैं। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस डेवलप की जा सकती है और कंपनी की कॉरपोरेट रेपुटेशन भी एनहांस होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को हेल्प करता है इन चैलेंजेस को समझने और उन्हें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा चैलेंज है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आज के टाइम में डिसीजन लेना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मल्टीपल इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप्स डिसीजन प्रोसेस। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का रिस्क बढ़ जाता है और मैनेजर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहां भी अपॉर्चुनिटीज है। मॉडर्न एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का यूज करके डेटा ड्रिवन और साइंटिफिक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। बेटर फोरकास्टिंग और प्लानिंग पॉसिबल हो जाती है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। चौथा चैलेंज है रिन्यूअल ऑफ मैनेजमेंट। रैपिड एनवायरनमेंटल चेंजेस की वजह से ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मेथड्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं। मैनेजर्स को कंटिन्यूअसली लर्निंग करना पड़ता है, अपना नॉलेज अपडेट रखना पड़ता है और न्यू टेक्नोलॉजीज और मैनेजरियल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ती है। चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को ओवरकम करना भी एक मेजर चैलेंज है। लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। मैनेजर्स अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं,
स्किल्स एनहांस कर सकते हैं और इनोवेटिव मैनेजरियल अप्रोचेज अडॉप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी बना सकते हैं। पांचवा चैलेंज है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आज ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज जेंडर, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन और नेशनैलिटी के हिसाब से काफी डाइवर्स होते हैं। इस डाइवर्सिटी की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर्स और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को हेल्प करता है इन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को समझने और उन्हें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने में। अब हम बात करते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के कुछ और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में जेंडर रिलेटेड इश्यूज और वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। कभी कभी मेल और फीमेल एम्प्लॉयज के बीच अनइक्वल ट्रीटमेंट का इशू आ सकता है। साथ ही एम्प्लॉयज अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल करते हैं। मैनेजर्स को सपोर्टिव पॉलिसीज और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन डाइवर्सिटी एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी भी है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग डाइवर्स आइडियाज और क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। इनोवेशन बढ़ता है। ऑर्गेनाइजेशंस को ग्लोबल टैलेंट पूल मिलता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है। इसे कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अगला चैलेंज है इनोवेशंस इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लेक्सिबल और अडैप्टिव स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन करना इजी नहीं होता। मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करना कॉम्प्लेक्स होता है। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मेंटेन करना भी चैलेंजिंग होता है। लेकिन इनोवेटिव डिजाइन से फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल होते हैं। डिसीजन मेकिंग फास्टर होता है। टीम कोलैबोरेशन इंप्रूव होती है और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। आज के टाइम में एम्प्लॉयज बेटर सैलरी, करियर ग्रोथ और वर्क एनवायरनमेंट के लिए फ्रिक्वेंटली जॉब्स चेंज करते हैं। इसे हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, स्किल्ड मैन पावर का लॉस होता है और रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश टैलेंट मिलता है, नए आइडियाज और एक्सपर्टीज आती है। हेल्थी कंपटीशन डेवलप होती है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को हेल्प करता है इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करने और उन्हें सक्सेस के अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने में। 8th चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आज रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटलाइजेशन ने ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मैनेजर्स को एम्प्लॉयज की कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन इंश्योर करनी पड़ती है। कई एम्प्लॉयज को जॉब इनसिक्योरिटी फील होती है और कुछ लोग न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में रेजिस्टेंस दिखाते हैं। साथ ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी भी है। इसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल होता है और इनोवेशन और ग्रोथ के नए डोर्स ओपन होते हैं। 9th चैलेंज है चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है।
मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में एंटर कर रही है। प्राइस वॉर्स कॉमन हो गए हैं और कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइवल टफ हो गया है। लेकिन यहां भी अपॉर्चुनिटीज है। कंपनीज मार्केट एक्सपांशन कर सकती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग कर सकती है, फॉरेन कोलैबोरेशंस एस्टैब्लिश कर सकती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव कर सकती है। और आखिरी पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। आज के टाइम में एथिकल बिहेवियर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैनेजर्स को एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं और करप्शन और अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचना पड़ता है। एथिकल प्रैक्टिसेस लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, गुडविल और सस्टेनेबल सक्सेस का बेस बनती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को गाइड करता है कि वो इन चैलेंजेस को समझकर उन्हें ग्रोथ और सक्सेस के अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें। बिजनेस एथिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है प्रॉफिट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करना। कंपनीज को प्रॉफिट भी अर्न करना होता है, लेकिन साथ ही सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होती है। एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना और करप्शन से बचना मैनेजर्स के लिए एक मेजर चैलेंज है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करे तो कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉन्ग टर्म गुडविल डेवलप होती है और सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ पॉसिबल होती है। एथिकल बिहेवियर कंपनी की रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस गवर्नमेंट रिलेशंस। आज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पॉलिसीज, लॉज और रेगुलेशंस के थ्रू बढ़ रहा है। कंपनीज को कॉम्प्लेक्स लॉज, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, लेबर लॉज और टैक्सेशन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कंप्लायंस मेंटेन करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट मिलता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से बिजनेस ग्रोथ इजी हो सकती है। कंक्लूजन में, आज के डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में मैनेजर्स को ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एथिक्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को हेल्प करता है इन चैलेंजेस को समझने और इफेक्टिवली मैनेज करने में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सके। अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। मॉडल एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है रियलिटी का, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करता है। ओबी के मॉडल्स बताते हैं कि मैनेजर्स एम्प्लॉयीज के बारे में कैसे सोचते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का ओबी मॉडल डिपेंड करता है मैनेजमेंट फिलॉसफी, एम्प्लॉयीज की नेचर, वर्क एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर। कीथ डेविस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 4 मेजर मॉडल्स होते हैं: ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल और कॉलेजियल मॉडल। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ये मॉडल पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल पर बेस्ड होता है। इसमें मैनेजर्स ये मानते हैं कि एम्प्लॉयीज नेचुरली काम से बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें फोर्स, डायरेक्ट और कंट्रोल करना जरूरी है। इस मॉडल में अथॉरिटी कंप्लीटली मैनेजर्स के पास होती है। एम्प्लॉयीज को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो अपने बॉस पर फुली डिपेंडेंट होते हैं डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस के लिए। क्लोज सुपरविजन होती है, मतलब काम पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाती है। मोटिवेशन यहाँ फियर और पनिशमेंट के थ्रू दिया जाता है। कभी कभी रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन मोस्टली कंट्रोल और थ्रेट का यूज होता है। कम्युनिकेशन वन वे होती है, यानी टॉप से बॉटम तक। एम्प्लॉयीज को सजेशंस देने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता।
ये मॉडल अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए सूटेबल माना जाता है। मिलिट्री, पुलिस, प्रिजन्स और फैक्ट्रीज जैसे एनवायरनमेंट्स में ये इफेक्टिव होता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में भी क्विक डिसीजंस के लिए यूजफुल होता है, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी है। जॉब सैटिस्फैक्शन लो होती है, एब्सेंटीज्म और एम्प्लॉय टर्नओवर हाई होता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है। अब दूसरा मॉडल है कस्टोडियल मॉडल। ये इकोनॉमिक रिसोर्सेस और एम्प्लॉय सिक्योरिटी पर बेस्ड होता है। इस मॉडल में मैनेजर्स बिलीव करते हैं कि एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी देकर मोटिवेट किया जा सकता है। इसमें फोकस कंट्रोल से ज्यादा सिक्योरिटी और वेलफेयर पर होता है। अब हम बात करते हैं कस्टोडियल मॉडल और सपोर्टिव मॉडल के बारे में। सबसे पहले कस्टोडियल मॉडल। ये मॉडल मनी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर बेस्ड होता है। इसमें फोकस सैलरीज, इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, पेंशन, इंश्योरेंस और जॉब सिक्योरिटी पर होता है। इस मॉडल में एम्प्लॉयज अपने बॉस पर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी सिक्योरिटी और वेलफेयर का ध्यान रखेगी। इसे एम्प्लॉयज को सेफ्टी का फीलिंग मिलता है और बेसिक जॉब सैटिस्फैक्शन डेवलप होती है। लेकिन ये सिर्फ मेंटेनेंस फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स डिसैटिस्फैक्शन को कम करते हैं लेकिन हाई लेवल मोटिवेशन क्रिएट नहीं करते। डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी मैनेजमेंट के पास ही रहती है। ये मॉडल अन सिचुएशंस में सूटेबल है जहां एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी नीड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है। एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्रिएटिविटी कम होती है और परफॉर्मेंस सिर्फ मॉडरेट लेवल तक ही रहती है। अब तीसरा मॉडल है सपोर्टिव मॉडल। ये लीडरशिप, ट्रस्ट और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होता है। इसमें मैनेजर्स बिलीव करते हैं कि एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यहां मैनेजर्स कंट्रोल करने के बजाय सपोर्ट और गाइडेंस देते हैं। एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। मोटिवेशन फियर या सिर्फ मनी से नहीं बल्कि लीडरशिप और एनकरेजमेंट से मिलता है। इस मॉडल में एम्प्लॉयज ज्यादा कमिटमेंट, इंथ्यूजियाज्म और इनिशिएटिव दिखाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थी क्लाइमेट डेवलप होता है जहां ट्रस्ट, कोऑपरेशन और पॉजिटिव वर्क कल्चर होता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं सपोर्टिव मॉडल की सूटेबिलिटी और एडवांटेजेस से और फिर समझेंगे कॉलेजियल मॉडल को। सपोर्टिव मॉडल स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए सूटेबल होता है, स्पेशली नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। यहां एम्प्लॉयज एजुकेटेड और कैपेबल होते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि गाइडेंस और एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। इस मॉडल के एडवांटेजेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एम्प्लॉयज को हायर जॉब सैटिस्फैक्शन मिलता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, टीम वर्क बेटर होता है और ओवरऑल मोरल इंप्रूव होता है। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट पॉजिटिव और कोऑपरेटिव बन जाता है। अब बात करते हैं चौथा और सबसे एडवांस्ड मॉडल, कॉलेजियल मॉडल की। कॉलेजियल मॉडल टीम वर्क, पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। इसमें एम्प्लॉयज को सबॉर्डिनेट्स नहीं बल्कि पार्टनर्स माना जाता है। यहां टीम सेंटर्ड अप्रोच होती है। इस मॉडल में सेल्फ डिसिप्लिन होता है। एम्प्लॉयज अपने बिहेवियर को खुद रेगुलेट करते हैं। मैनेजर्स का डायरेक्शन और कंट्रोल कम होता है क्योंकि एम्प्लॉयज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं।
यहाँ हाई लेवल कमिटमेंट होता है। एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग और ओनरशिप फील होती है। वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो क्रिएटिविटी, ग्रोथ और इनोवेशन को सपोर्ट करता है। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्लाइमेट डेवलप होता है। ये मॉडल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, आईटी कंपनीज, कंसल्टेंसी फर्म्स और क्रिएटिव जॉब्स के लिए सूटेबल होता है। इसके एडवांटेजेस है हाई मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन, पावरफुल टीम स्पिरिट और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इस तरह कीथ डेविस के ये 4 मॉडल्स बताते हैं कि मैनेजमेंट का अप्रोच एम्प्लॉई बिहेवियर को कैसे शेप करता है। अब हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 4 मॉडल्स का क्विक कंपैरिजन, ताकि आपको एग्जाम के लिए इजी रिवीजन हो सके। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक मॉडल। इसका फोकस पावर पार होता है। एम्प्लॉय का रोल ओबीडिएंट होता है, मतलब सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना। मोटिवेशन फियर के थ्रू दी जाती है। कम्युनिकेशन वन वे होती है, सिर्फ टॉप से बॉटम तक, इसलिए परफॉर्मेंस जनरली लो होती है। दूसरा है कस्टोडियल मॉडल। इसका फोकस मनी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पार होता है। एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। मोटिवेशन सिक्योरिटी और बेनिफिट्स से मिलती है। कम्युनिकेशन लिमिटेड होती है। परफॉर्मेंस मॉडरेट लेवल तक होती है। तीसरा है सपोर्टिव मॉडल। यहां फोकस लीडरशिप पार होता है। एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्ड होते हैं डिसीजन मेकिंग में। मोटिवेशन सपोर्ट और एनकरेजमेंट से मिलती है। कम्युनिकेशन टू वे होती है, यानी मैनेजर और एम्प्लॉई दोनों इंटरैक्ट करते हैं। परफॉर्मेंस हाई होती है। और चौथा है कॉलेजियल मॉडल। इसका फोकस टीम वर्क पार होता है। एम्प्लॉयज पार्टनर्स के रूप में काम करते हैं। मोटिवेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। कम्युनिकेशन ओपन होती है। परफॉर्मेंस वेरी हाई होती है। कंक्लूजन में ये 4 मॉडल्स मैनेजमेंट थिंकिंग के एवोल्यूशन को दिखाते हैं, कंट्रोल से लेकर कोलैबोरेशन तक का सफर। आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादातर सपोर्टिव और कॉलेजियल मॉडल्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क और लॉन्ग टर्म सक्सेस को प्रमोट करते हैं। इसलिए इफेक्टिव मैनेजमेंट का फ्यूचर कोलैबोरेशन और ट्रस्ट पर बेस्ड है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज 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 recognize our efforts by just subscribing our Pinde Punjab YouTube channel.